अस्सलाम वालेकुम, हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द अवामी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे आईजी बलूचिस्तान की तब्दीली पर। वो तब्दीली जिसे तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक जो है 1.5 माह बाद होना थी। आखिर ऐसा क्या हुआ? ऐसे कौन सी क़यामत आ गई कि वफाकी हुकूमत को जो है वो उजलत में जो है आईजी बलूचिस्तान की तब्दीली का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा। और आईजी बलूचिस्तान की तब्दीली का सिंध पुलिस के आईजी डॉक्टर कामरान फजल की पोस्टिंग या उनकी तब्दीली से क्या ताल्लुक बनता है, जबकि खुद आईजी बलूचिस्तान की तब्दीली पर जो है वो बलूचिस्तान में ईरानी डीजल स्मगलिंग की जो माफिया है, जिसके रूए रवां जो है नबी बख्श बलोच बताए जाते हैं, वो इस तब्दीली पर इतने ज्यादा खुश क्यों हैं? क्यों उन्होंने जो है एक तरीके से जश्न का ऐलान कर दिया है? क्या मोहसिन भट्ट के आईजी बलूचिस्तान की हैसियत से तब्दील होने पर वो जश्न मना रहे हैं, या कि आईजी बलूचिस्तान की हैसियत से अब्दुल खालिक शेख के नाम का ऐलान होने के बाद जो है वो ये जश्न मना रहे हैं और एक शादियाने बजाते हुए नजर आ रहे हैं? इसकी क्या हकीकत है, इस पर भी आगे चलकर हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसके बाद हम कराची पुलिस के जो चीफ हैं गुलाम नबी मेमन का मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है? क्या वो पूरी के चक्कर में आधी से भी जाएंगे, या कि पूरी हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, यानी कि वो सिंध पुलिस के सरबराह बन जाएंगे? इस पर भी आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सिंध पुलिस के मौजूदा आईजी डॉक्टर कामरान फजल पर बात करते हैं, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज 2 एसएसपीज के ट्रांसफर पोस्टिंग के अहकामात जारी करके अपने वजूद का एहसास दिला दिया कि वो बदस्तूर आईजी सिंध की हैसियत से अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। और उस वक्त तक आईजी सिंध की हैसियत से पुलिस दरबार लगाकर मजलूमीन और लावारिस पुलिस एहलकारों के साथ जो माजी में ज्यादतियां और नाइंसाफियां की गई हैं, उनका अजाला और उनकी दादरसी करते रहेंगे जब तक उनकी पुश्त पर सिंध हुकूमत खड़ी है। उन्होंने गुज़िश्ता रोज जो है वो 2 एसएसपीज के ट्रांसफर पोस्टिंग के अहकाम जारी किए हैं। उनमें खुद सईदाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के प्रिंसिपल एसएसपी मलक असगर उस्मान की तब्दीली जो है वो एआईजी टेली कम्युनिकेशन केसेस से कर दी, जबकि उनकी जगह जो है सीटीडी हैदराबाद के एसएसपी ताहिर नूरानी को प्रिंसिपल बना दिया गया है सईदाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का। दोनों जो है ये अहकामात है वो उन्होंने आज जारी कर दिए हैं। नाज़रीन, अब यहाँ आके बताता मैं चलूँ कि बाबाए उर्दू का ये एक मशहूर माकूला है कि इंसान की बुराइयों के साथ साथ बाज़-औक़ात उसकी खूबियाँ भी उसे ले डूबने का बाइस बनती है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि डॉक्टर कामरान फजल के साथ भी कुछ इसी तरीके से होता चला आ रहा है। उनकी ज़ात से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। वो नाप की सीट पर चलने वाले हैं, आईन और कानून और पुलिस रूल्स को फॉलो करते हैं, उसे ही उन्होंने मशाले राह बनाया हुआ है। किसी के साथ कभी उन्होंने ज़्यादती नहीं की और वो मेरिट पर यकीन रखते हैं। यही उनकी खामियां हैं, यही उनकी जो है वो बुराइयां हैं जो उनके आड़े आ रही। उनका बहुत ज़्यादा बासलाहियत होना या उनका अपने बेज में 2 बार गोल्ड टॉपर होना, ये उनका गुनाह और उनका जुर्म बन गया है कि खुद उनके अपने 16वें कॉमन के जो बैजमेट हैं, जो उनसे इंतहाई जूनियर थे, जूनियर के साथ साथ नालायक भी थे, वो सब के सब जो है वो उनके इस वक्त कट्टर दुश्मन बने हुए हैं और वो नहीं देख सकते हैं डॉक्टर कामरान फजल को सिंध पुलिस के सरबराह की हैसियत से। यही वजह है कि जिस रोज से सिंध हुकूमत ने उन्हें जो है वो सिंध पुलिस के आईजी की जिम्मेवारी सौंपी है, वो उनके पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं और वो उन्हें इस ओहदे से बेदखल करने के लिए एड़ी चोड़ी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चके के मिस्ताक जो है वो डॉक्टर कामरान फजल अपनी ही सीट पर इस वक्त बराजमान दिखाई दे रहे हैं और सिंध हुकूमत जो है वो उनकी पुश्त पर इस वक्त
کھڑی نظر آ رہی ہے۔ خود سندھ کے وزیر اعلیٰ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں ان سے کوئی شکایت نہیں، وہ جب تک ان کی سروس ہے وہ سندھ پولیس کے آئی جی کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیتے رہیں گے۔ اب یہ جو کیس ہوا سندھ ہائی کورٹ میں دعا زہرا کا، اس میں خود سی ٹی ڈی کے جو ڈی آئی جی سید خرم علی کا کیا کردار ہے، جو انہوں نے انتہائی خاموشی کے ساتھ جو ہے اپنا ٹرانسفر سندھ پولیس سے پنجاب پولیس میں کروا دیا۔ پولیس ایک انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ خود ڈاکٹر کامران فضل کے جو مخالفین ہیں، میرا اشارہ سسلین مافیا اور گاڈ فادر کی جانب ہے، جو انہیں اس عہدے سے بے دخل کرنے کے لیے ایڑی چوڑی کا زور لگا رہے تھے، انہیں عدالت کا کاندھا استعمال کرنا پڑا، اور عدالت کو جو جواز پیش کرنے کا صحرا جو ہے وہ کسی اور کے سر نہیں، خود سید خرم علی کے سر جاتا ہے۔ گجرانوالہ کے وہ رہنے والے ہیں، اور خود دعا زہرا کے والد کا تعلق بھی گجرانوالہ سے ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ دعا زہرا کے والد کو بڑکانے میں، ان کو اکسانے میں جو مرکزی کردار جو ہے وہ مبینہ طور پر خود سید خرم علی نے ہی ادا کیا، اور ان کو کہا کہ آپ سندھ ہائی کورٹ میں جو ہے پولیس پر الزام لگائے کہ پولیس جو ہے جان بوجھ کر ان کی بیٹی کو بازیاب نہیں کروا رہی، بلکہ پولیس جو ہے چھاپوں کو ناکام بنانے کے لیے مخبری کری، اور انہوں نے الزامات جو ہے براہ راست جو ہے سندھ پولیس کے سربراہ پر عائد کیے تھے۔ یہ کہنا ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ سید خرم علی جو ہے ڈی آئی جی کس کے مشورے پر، کس کے کہنے پر جو ہے وہ سندھ کے آئی جی کے خلاف اس وقت یہ ساری کارروائیاں کر رہے تھے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق انہوں نے اپنا کردار اس میں منفی ادا کیا، اور یہی حال جو ہے خود غفور آفریدی ڈی آئی جی ڈی ایل برانچ کا ہے، جو سابقہ آئی جی مشتاق مہر کے ایما پر یا ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ اس وقت خود کامران فضل کی جانب سے جاری کردہ تمام احکامات کو جو ہے وہ انڈو کر رہے تھے۔ ایک طریقے سے وہ انہیں ڈی گریڈ کر رہے تھے، لیکن اب جب وہ آئی جی بن گئے تو وہ اب جو ہے وہ ندامت اور شرمندگی میں ڈوبے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آخر یہ ان سے کون سی بڑی غلطی سرزد ہو چکی ہے۔ ناظرین، ہم بات کرتے ہیں بلوچستان کے آئی جی کی تبدیلی کی۔ محسن بٹ کو تبدیل کر دیا گیا ہے، جس کا پہلے سے طے شدہ شیڈول تک کی ڈیٹ پوسٹنگ 1.5 ماہ بعد ہوگی، اور وہاں سے تبدیل کیے جانے کے بعد انہیں سندھ پولیس کا آئی جی بنا دیا جائے گا، اور اس وقت تک جو ہے خود سندھ کے جو موجودہ آئی جی ہے یہ بھی اپنی مدت ملازمت پوری کر دیں گے، اور اس طریقے سے ایک خوبصورتی سے جو ہے آئی جی کی تبدیلی کا عمل جو ہے وہ ظہور پذیر ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے ہی جو ہے ناقدین، مخالفین، سسلین مافیا اور پولیس گاڈ فادر جو ہے وہ تاؤ میں آ چکے تھے، اور وہ نہیں دیکھ سکتے تھے کہ کامران فضل کس طریقے سے جو ہے آئی جی سندھ کی حیثیت سے پولیس والوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ کر کے ان کے عزائم کو ناکام بنا رہا ہے، ان کی سازشوں کو خاک میں ملا رہا ہے۔ تو وہ بڑے تاپ میں تھے، غصے میں تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے اثر رسوخ استعمال کرا کہ جو ٹرانسفر 1.5 ماہ بعد ہونی تھی یعنی آئی بلوچستان کی، اس سے فوری طور پر کروا دیا۔ یعنی اس ٹرانسفر، اس پوسٹنگ میں کہتے ہیں کہ بشیر میمن کا مرکزی کردار ہے۔ بشیر میمن جو ہے وہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون حکمراں پارٹی کے بہت ہی قریب ہیں، اور یہ بھی اطلاع ہے کہ انہیں آئندہ آگے چل کر سینیٹر بنا دیا جائے گا۔ اب بشیر میمن نے جو ہے کہتے ہیں کہ عبدالخالق شیخ کی اس پوسٹنگ میں مرکزی کردار نہ صرف ادا کیا ہے بلکہ وقت سے پہلے ان کا آرڈر بھی کروا دیا۔ اور یہاں پر میں اور میری ٹیم مجھے بار بار اشارہ کرے کہ میں اس کریڈٹ لوں کہ یہ ان کی پوسٹنگ کی خبر جو ہے سب سے پہلے دا عوامی شو نے بریک کی تھی۔ اس طریقے سے ایک بار پھر جو ہمارا چینل دا عوامی شو ہے وہ خبروں کی دوڑ میں باقی چینل پر سبقت لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس سے قبل جو ہے وہ خود ناصر جو ڈی آئی جی تھے، جو کہ اب ان کو آئی جی اسلام آباد بنا دیا ہے، اکبر ناصر، ان کی پوسٹنگ کی خبر بھی سب سے پہلے یعنی کہ 28 اپریل کو میں نے ہی بریک کی تھی، جو کہ 25 روز بعد اس پر عمل درآمد ہوا اور انہیں آئی جی اسلام آباد لگا دیا۔ اسی طریقے سے آئی بی کے جو موجودہ ڈی جی ہیں فواد اسد اللہ کی بھی پوسٹنگ کی سب سے پہلے خبر دا عوامی شو نے بریک کی تھی۔ الحمدللہ اللہ کے کرم سے آج جو ہے خود
آئی جی بلوچستان کی جو پوسٹنگ ان کی ہوئی ہے عبدالخالق شیخ، ان کی خبر بھی میں نے ہی بریک کی تھی۔ بات میں یہ کر رہا تھا کہ آخر یہ 1.5 ماہ بعد جو ہونا تھا یہ اب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ سندھ حکومت اور خود پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہائی کمان ہے وہ محسن بٹ کو آئی جی بلوچستان کے بعد آئی جی سندھ لگانے کی خواہش مند تھی۔ اب جب وہاں سے انہیں وہ کھیڑ دیا گیا ہے، وہاں سے انہیں تبدیل کر کے او ایس ڈی میں ان کی خدمات دے دی گئی ہے، تو اب یہ ظاہر ہے کہ سندھ حکومت پر اور پاکستان پیپلز پارٹی پر جو ہے محسن بٹ کی جانب سے پریشر پڑے گا، دباؤ پڑے گا، تو اس کے نتیجے میں انہیں دل پر جبر کرتے ہوئے، پتھر رکھتے ہوئے انہیں ہر حال میں جو ہے وہ آئی جی سندھ تعینات کرنا پڑے گا۔ اور اس طریقے سے ان کا جو ایک بدترین مخالف ہے یعنی ڈاکٹر کامران فضل کو جو ہے اس اہم ترین پوسٹنگ سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ اصل مقصد یہی تھا کہ ڈاکٹر کامران فضل کو کس طریقے سے انہیں اس اہم ترین پوسٹ سے اکھیڑا جائے۔ اس مقصد کے لیے جو ہے عبدالخالق شیخ کا آرڈر جو کہ 1.5 ماہ بعد ہونا تھا، وہ آرڈر انہوں نے فوری طور پر کروا دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پوسٹنگ سے جو ہے، اب خود جو عبدالخالق شیخ ہیں یہ بھی گریڈ یعنی کہ 21 کے ہیں، لیکن یہ بیچمنٹ ہیں کس کے؟ محسن بٹ کے۔ یہ بیچمنٹ ہے خود اس وقت جو بلوچستان میں سی ٹی ڈی کے جو ایڈیشن آئی جی ہیں نعیم اکبر بروکا کے بھی یہ بیچمنٹ ہے۔ یہ تینوں بیچمنٹ ہے، لیکن وہ گریڈ 22 میں چلے گئے اور یہ دونوں اس وقت گریڈ 21 میں ہیں۔ اب آئی جی بلوچستان تو بن گئے وہ، لیکن اب میں یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ نعیم روکا جو ہے وہ ان کے چین آف کمان میں نہیں رہ سکیں گے، وہ رہنا چاہیں گے کیونکہ ان کی بھی سروس جو ہے وہ چند ماہ کی رہ چکی ہے، دسمبر میں ان کی ریٹائرمنٹ ہونے جا رہی ہے، لیکن وہ چاہیں گے کہ اس اہم ترین پوسٹ کو وہ انجوائے کرتے رہیں جو ان کے لیے انتہائی اس وقت کماؤ پوسٹ ہے۔ لیکن خود عبدالخالق شیخ بحیثیت آئی جی انہیں اپنے چین آف کمان میں کام کرنا پسند کریں گے، رہنے دیں گے یعنی، لیکن غالب امکان یہ کہ وہ انہیں برداشت نہیں کریں گے اور خاموشی سے ان کا ٹرانسفر جو ہے وہ اسلام آباد میں کروا دیں گے، یعنی کہ بلوچستان سے انہیں نکلوا دیں گے۔ یہی کہنا ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اس کے علاوہ جو بلوچستان میں جو آر آر جی کے جو اس وقت ایس ایس پی ہیں خود آصف غلزئی، انہیں بھی جو ہے وہ اب اس طریقے سے جو ہے لوٹ کسوٹ کا موقع نہیں مل سکے گا، اور جو ان کی ٹیم ہے حشام جو ہے سب انسپکٹر اور جو دوسرے لیاقت اور دوسرا جو کانسٹیبل جو لوٹ مار اس وقت کر رہے ہیں، انہیں بھی اس طریقے سے جو ہے وہ کھانچے پہ جو ہے ہزاروں پولیس اہلکاروں کو چھوڑنے کا موقع نہیں مل سکے گا۔ میرے پروگرام میں نے کہا تھا آخر یہ ایرانی ڈیزل جو اسمگلنگ مافیا ہے جس کے روح رواں جو ہے نئی بش بلوچ بتائے جاتے ہیں، وہ اتنے خوش کیوں ہیں کہ آئی جی بلوچستان کی تبدیلی سے وہ شادیانے بجاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یعنی ہر طرف وہی لوگوں کو فون کر کے مبارکباد کے پیغامات پہنچا رہے ہیں۔ انہیں کیا تکلیف تھی محسن بٹ کے آئی جی بلوچستان کی حیثیت سے؟ کیا انہوں نے کوئی خدا نخواستہ ڈنڈا کر رکھا تھا؟ انہوں نے کیا کوئی یہ جو ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ میں کوئی روک تھام کی تھی، کوئی سختی کی تھی؟ سارا کاروبار تو کھلے عام چل رہا تھا، پھر وہ شادیانے کیوں بجا رہے ہیں؟ آیا یہ جو نئے آئی جی آئے ہیں عبدالخالق شیخ آئی جی بلوچستان کے، کیا ان کے آنے پر وہ یہ خوشی منا رہے ہیں یا محسن بٹ کے جانے پر؟ یہ تو معلوم نہیں ہو سکا، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ پورے جو سندھ کے اندر جو یہ پیٹرولیم مافیا ہے، جو پی ایس پی افسروں کا ایک گروپ ہے، یا میں یہ بھی کہتا چلوں کہ پورے پاکستان میں اگر 120 کے قریب پیٹرول پمپ جو ہے وہ پولیس کے پی ایس پی افسران اون کرتے ہیں، تو اس میں 95% جو پیٹرول پمپ کے مالکان ہیں ان کا تعلق جو ہے بدقسمتی سے سندھ پولیس سے ہے، یا سندھ ڈومیسائل رکھنے والے پی ایس پی افسران ہی ان 110 سے زائد پیٹرول پمپوں کے مالکان بتائے جاتے ہیں۔ وہ اس میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ یہ پیٹرول جو ہے یہ اس کے پیٹرول پمپوں کے مالکان ہم ہیں، اور ہم سے زیادہ پیٹرول پمپ کے مالکان اور کوئی پی ایس پی افسران نہیں۔ 110 کے قریب پیٹرول پمپوں کے مالکان یہی پی ایس پی افسران ہیں، اور غضب خدا کا یہ پی ایس پی افسران جو ہے یہ ایرانی جو اسمگل شدہ ڈیزل ہے اس کے سب سے بڑے خریدار ہیں۔ شاید اسی وجہ سے جو ہے وہ نبی بخش بلوچ جو ہے وہ جشن منا رہے ہیں کہ ان کا اپنا بندہ جو ہے وہ اس وقت آئی جی بلوچستان کی حیثیت سے
आ चुका है और लिहाजा अब उनके कारोबार को और परवान चढ़ेगा। कारोबार का यानी कि अगर इस वक्त योमिया 1000 टैंकर वहां से आ रहे हैं तो अब नए आईजी के आने के बाद हो सकता है कि इन टैंकरों की तादाद में इजाफा हो जाए, 1000 के बजाय 1500 और 2000 जो है वो आना शुरू हो जाए, इनका कारोबार जो है मजीद परवान चढ़ जाए। यही वजह है कि वो इस वक्त एक खुशी का जश्न मना रहे हैं। यहाँ नाज़रीन ये भी बताता मैं चलूँ कि सिंध के अंदर जो ये पार्कों की जो पाइपलाइन है, इससे जो पेट्रोल चोरी करवाया जाता है, पेट्रोल चोरी करवाने वाले और चोरी शुदा पेट्रोल खरीदने वाले सब एक ही ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। ये पार्कों की पाइपलाइन से जितना भी पेट्रोल चोरी होता है, इसके सबसे बड़े खरीदार खुद पुलिस के यही डीआईजी, एसएसपी और आईजी साहबान हैं। इन्हीं के पेट्रोल पंपों से जो है ये चोरी का पेट्रोल वहीं पर खरीदा जाता है। ईरानी डीजल की स्मगलिंग का सामान, डीजल जो है वहीं पर सबसे ज्यादा वही खरीदते हैं और वही जो है फिर डीआईजी और आईजी बनकर उन एसएचओस की, उन डीएसपीस की और उन एसएसपीस की सरपरस्ती करते हुए नजर आते हैं। जो डीएसपी एसएसपी जो है अपने अपने थानों के डिस्ट्रिक्ट के हदूद से पार्को पाइपलाइन से जो है वो पेट्रोल चोरी करवाते रहे, जिसमें एक मुकदमा भी गलती से एक एसएसपी के खिलाफ बिन कासिम थाने में दर्ज हो चुका है, जिसका मैं तस्करा अपने प्रोग्राम में शद व मत के साथ करता चला आ रहा हूँ। नाज़रीन अब आप अंदाज़ा लगाएं कि आखिर जश्न मनाने की ज़रूरत या नौबत जो है वो ईरानी डीजल स्मगलिंग की जो माफिया है उसके जो सरपरस्त हैं, उनके जो रूए रवा हैं, नबी बख्श बलूच जो है वो क्यों मना रहे हैं। ये भी इत्तला मिली कि वो आईजी बलूचिस्तान को मुबैना तौर पर खामोशी के साथ 1.5 से 3 करोड़ रुपया माहाना भत्ता अदा करते हैं, महज अपने ईरानी डीजल की स्मगलिंग के कारोबार में खलल ना डालने पर। और अब ये बात सामने आई है कि साबिका आईजी सिंध मुश्ताक महर ने आरपीओ की 2 पोस्टें खत्म क्यों करवाई थी सक्खर के रतरबाद की। वो यही पार्को पाइपलाइन से डीजल की चोरी का जो मामला था, पेट्रोल का चोरी का मामला था, क्योंकि ये पाइपलाइन जो है सक्कर तक जाती है और सक्कर के आरपीओ पर दबाव डाला गया था खुद साबिका आईजी के पीएसओ अदनान की जानिब से कि भाई ये आप सिलसिला जो आपने बंद करवाया ये सिलसिला खुलवा दें, क्योंकि इससे जो है उनके आईजी को मुबैना तौर पर माहाना 1 करोड़ का नुकसान हो रहा है। अगर आपने ये सिलसिला बंद नहीं करवाया, शुरू नहीं करवाया, तो फिर ये ना बजेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेंगी आपकी ये पोस्ट, ना रहेंगे आप। लेकिन मर्द मोमिन जो हैं कामरान फजल ने उनकी बात को मानने से इनकार किया और जब तक वो आरपीओ सक्कर रहे वहाँ पाइपलाइन जो गुजरती थी वहाँ से एक यानी कतरा ऑयल भी जो है, पेट्रोल भी उन्होंने चोरी नहीं होने दी। और यही हाल जो है वो हैदराबाद के उस वक्त के आरपीओ डॉक्टर जमील का था। इसी वजह से जो है मुश्ताक महर की उनसे मुखालफत थी और उन्होंने गुस्से में आके अपनी अना की तस्कीन के लिए जो है वो उन्होंने जो है वो दोनों पोस्टें ही खत्म करा दी थी। तो ये इतना खतरनाक माफिया है, ये सिसिलियन माफिया में से कहूँ या फिर गॉड फादर का जो किरदार है सिंध पुलिस में वो अब मजीद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो है खुद सिंध हुकूमत के लिए बिलखसूस और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खास तौर से आसिफ अली जरदारी के लिए बिलअमूम जो है ये लम्हा फिक्रिया है कि आपकी हिकमत अमली के खिलाफ जो है सिंध का जो एक कौम परस पीएसपी अफसरों का जो ग्रुप है वो मुतहरिक हो चुका है और वो आपके मर्जी के एन मुताबिक जो है सिंध पुलिस के आईजी की पोस्टिंग में रोड़े अटकाता रहेगा, उन्हें ब्लैकमेल करता रहेगा और आप अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मोहसिन भट्ट को आईजी लगा दें या मुअज्जिम जान अंसारी को लगाएं या इनाम गनी को, तो वो ग्रुप जो है सिसिलियन माफिया जो है वो आपके इन ख्वाहिशात, इन के राह में जो है वो सीसा पलाई दीवार बनेगा, वो साजिशें करेंगे और उसे नाकाम बनाते रहेंगे। जिस तरीके से अब उन्होंने डॉक्टर कामरान फजल के खिलाफ जो इस वक्त एक मुहिम शुरू कर रखी है, महज इसलिए कि ये इनकी पोस्टिंग जो है सिंध हुकूमत ने की है और खुद पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो रिटायरमेंट तक जो है वो आईजी सिंध की हैसियत से फ़राइज़ सर अंजाम दे। लेकिन वो माफिया, सिसिलियन माफिया या गॉड फादर नहीं चाहते हैं कि उनकी पोस्टिंग यहाँ पर
बदस्तूर रहे और दरबार लगाकर जो है वो पुलिस वालों के साथ होने वाली ज्यादतियों का अजाला करते करते खुद हीरो बनते चले जाए। और ये तजर्बा एक तरीके से सिंध हुकूमत को, पीपल्स पार्टी का कामयाब हो कि नॉन सिंधी आईजी जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस कर देता है। ये वो उसको नाकाम बनाने के लिए जो है वो डॉक्टर कामरान फजल को जो है वो इस वक्त निकालने के दर पर हैं। नाज़रीन, हमारी जो टीम है वो फिर मुझे इशारे कर रही है कि आप क्यों नहीं कहते हैं अपने देखने वालों को भी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि हक व सदाकत का ये सफ़र इसी तरीके से जारी व सारी, और अगर आप इसी तरह के तबसरे अगर आप सुनना चाहते हैं पुलिस से मुतालिक, इन साजिशों से मुतालिक, अंदर की जो कहानी अगर आप सुनना चाहते हैं, जो ड्राइंग रूम में जो बातें होती हैं वो अगर आप सुनना चाहते हैं, तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें और अपने कमेंट ज़रूर करें कि मैं प्रोग्राम जो करूं ठीक कर रहा हूं, मेरी इत्तलात सही हैं, गलत हैं, ताकि मैं इसमें जो है वो अपनी तस्हीह कर सकूं। आपकी कमेंट्स मेरे लिए मशाल राह की हैसियत रखेगी। अब बात करते हैं गुलाम नबी मेमन, एडिशनल आईजी कराची। वो भी खामोशी के साथ अपना काम इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी किसी हद तक जो है डॉक्टर कामरान फजल का कांधा इस्तेमाल किया खुद को बचाने के लिए। यानी कि 25 मई को पावर शो हुआ पीटीआई का, कितनी खूबसूरती से खुद को बचाने के लिए जो है वो किसी के इंतकाल का बहाना करके 24 मई की रात को ही कराची से टुर गए। यानी कराची में थे ही नहीं, कोतवाली शहर कराची में नहीं थे और कराची अगले दिन जल रहा था। यानी कितना अच्छा बहाना मिल गया पीटीआई से अपने ताल्लुकात को मेंटेन रखने के लिए, ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए कि अगर आइंदा पीटीआई की हुकूमत आ जाए तो वो बुरा ना बने। अब ये भी सबको मालूम है कि उनका भाई बदीन पीटीआई का सदर है, वो भाई जिन्होंने खुद पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल ज़रदारी भुट्टो की आमद पर जो है पूरे बदीन में जो है उन्होंने जो है वो जुलूस जलसा करके उनके खिलाफ जो है पूरे बदीन को जो है वो मुत्तहिद व मुतहरिक कर दिया था। ये वही उनके भाई जो है उन गुलाम नबी मेमन के भाई हैं और जो अब आईजी सिंध बनने का ख्वाब देख रहे हैं दिन की रोशनी में। यानी कि अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्या पूरी के चक्कर में वो आदि से भी जाएंगे। लग यही रहा है कि वो इस वक्त उनके पास अहम तरीन पोस्ट है एडिशनल आईजी कराची की, लेकिन वो आईजी सिंध बनना चाहते हैं। और उनकी आज सुना है कि 1 to 1 जो है सैयद मुराद अली शाह सिंध की वजह से मुलाकात भी हुई, सिंध की वजह से उनके तबकियाँ भी दी और कहा कि हम आपको आईजी सिंध बनाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि खुद आईजी सिंध तो क्या वो किसी डीआईजी की पोस्टिंग भी जो है वो खुद तने तनहा करने के मजाज नहीं है। वो वज़ीर सिंध ज़रूर हैं लेकिन यहाँ स्टेक होल्डर और भी हैं, फरियाल तालपुर साहिबा भी हैं और खुद आसिफ अली जरदारी भी। उनकी मर्जी के बगैर जो है पोस्टिंग जो है आईजी सिंध की हैसियत से सिंध की वजारत नहीं करवा सकते। ये उनका इस्तेहकाक नहीं हो। लाख कहें गुलाम नबी मेमन को कि मैं तुम्हें आईजी सिंध बना दूंगा, वो नहीं बना सकते। वो तो उन्हें एडिशनल आईजी कराची की पोस्ट पर भी मजीद नहीं रख सकते, इसलिए कि जावेद आलम ओडो जो है वो एडिशनल आईजी कराची बनने के लिए इस वक्त पर तोल रहे हैं। किसी भी वक्त उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन कोशिश उनकी जारी है खुद गुलाम नबी मेमन की कि वो आईजी सिंध बनने में कामयाब हो जाए। इसके साथ साथ खुद जो सिसिलियन माफिया है और खुद हमारे जो गॉड फादर हैं उनकी भी पुश पनाही जो है वो गुलाम नबी मेमन को हासिल है। वो चाहते हैं कि कोई नॉन सिंधी जो है वो सिंध पुलिस का आईजी बनने में कामयाब ना हो सके। अब ये इम्तिहान है सिंध हुकूमत का, ये इम्तिहान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हाई कमान का कि वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, अपने विज़न के मुताबिक क्या कोई नॉन सिंधी पुलिस अफसर को आईजी सिंध की हैसियत से तैनात करने में कामयाब होते हैं या कि उन्हें भी जो है इस सिसिलियन माफिया और गॉड फादर के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतला यही है कि अब कंपटीशन जो है वो 3 अफसरों में होने जा रहा है सिंध पुलिस की आईजी के हैसियत से। एक तो खुद मोहसिन भट्ट हैं, दूसरे इनाम गनी हैं और तीसरे जो है खैबर पख्तूनख्वा के आईजी मुअज्जम जा अंसारी। इन तीनों में से किसी एक खुशनसीब का नाम जो है वो आईजी सिंध के लिए मुंतखब कर दिया जाएगा, बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी किए जाने के इम्कान, लेकिन अभी नहीं। गालिब इम्कान है कि अगर प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं
तुर्की से, तो उसके बाद ये हो सकता है। और अगर सिंध हुकूमत डॉक्टर कामरान फजल की कारकर्दगी से, उनकी परफॉर्मेंस से मुतमईन है, जिस तरीके से वो दरबार लगा कर जो है वो फरियाद पुलिस वालों की सुन रहे हैं, और जो 2.5-3 सालों में उनके साथ जो है मुश्ताक महर और उनके लाडले पीएसओ ने जो ज्यादतियां की, और उनके छोड़े हुए एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच के जो फरिश्ते हैं, ये जो मौत के फरिश्ते जिनको पुलिस वाले खुद कहते हैं, सबूर और सलीम तनूनी ने जो जुल्म और ज्यादतियां की थी, उसके शिकार इन पुलिस वालों को अब कहीं जाकर जो है वो उनकी भी खुदा ने सुन ली, और डॉक्टर कामरान फजल जो है वो रोज की बुनियाद पर दरबार लगाकर उनके साथ होने वाली ज्यादतियों का अजाला कर रहे हैं। यही वो उनकी खूबियां हैं जो उनकी राह की इस वक्त कांटे बन चुके हैं और उनके लिए परेशानी का बायस बन रहे हैं। और ये जो सिसिलियन माफिया और गॉडफादर उनके पीछे हाथ धो कर पड़ चुके हैं। पहले उनसे उनका ड्यू प्रमोशन छीन लिया था, 4 साल तक जो है वो उन्हें ग्रेड 21 में प्रमोट नहीं होने दिया गया था, एक आईबी की जाली और बेबुनियाद रिपोर्ट पर। और रिपोर्ट भी इनके अपने ही बैजमेंट ने, इसी गॉडफादर और सिसिलियन माफिया ने जो है बनवाया था, महज उनके पैरों में बीड़ियां डालने के लिए, हाथों में हथकड़ियां डालने के लिए कि वो प्रमोट ना हो सके। इतनी ज्यादतियां उनके साथ हुई, और वो ज्यादतियों का सिलसिला खत्म होने के बजाय बढ़ता चला जा रहा है। और अब जब वो आईजी सिंध बनने में कामयाब हो गए और लोगों के साथ इंसाफ कर रहे हैं, तो ये इंसाफ भी उनसे नहीं देखा जा रहा। और इसी के साथ इजाजत चाहता हूं।